तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो फिलहाल गाइस, आज हम पढ़ेंगे महान सम्राट हर्षवर्धन का इतिहास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हर्षवर्धन का काल, उसके बाद हर्षवर्धन का जन्म, फिर हर्षवर्धन के अभियान और चीन से बेहतर संबंध, हर्ष रचित साहित्य और सिंहासन रूढ़, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण हस्तियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो करते हैं। महान सम्राट हर्षवर्धन का काल 590 से 647 ईसा पूर्व के बीच था। 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम थानेश्वर था। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाक वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज और परम भट्टाकर की उपाधियां धारण की थी। राजा प्रभाक वर्धन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हुडों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रायः हुडों के छुटपुट उपद्रव होते रहते थे। राजा प्रभाक वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। रानी यशोमती के गर्भ से जून 590 में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राजवर्धन नाम का एक भाई भी था। राजवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राजश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों भाई भाई में अगाध प्रेम था। हर्ष का जन्म थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राजवर्धन नाम का एक भाई भी था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। उनके काल में कन्नौज में मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। चलिए अब देखते हैं सिंहासन रूढ़। हर्ष के पिता का नाम प्रभाक वर्धन था। प्रभाक वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भी संधि मारा गया। अर्थात बड़े भाई राजवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में राजपाट सौंप दिया गया। खेल कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही राजवर्धन की हत्या की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन के राजनीतिक स्थिरता प्रदान की गई। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज किया। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं वल्लभीपुर तक कर लिया। इसने आर्यवर्त को भी अपने अधीन किया। हर्ष के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण से मिलता है। हर्ष के अभियान। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुकवंशी शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है। 6वीं और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशन 540 ईस्वी में शासन रूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिवर्मन मंगलेशा ने कोकण के मौर्य सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की। वे अपने राज्य को और विस्तार किया। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज किया।
अपने लंबे शासनकाल में उसने महाराष्ट्र को अपने स्थिति सुदृढ़ की व दक्षिण के भूभाग को जीत लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़ना था। हर्षवर्धन द्वारा रचित कुछ प्रमुख साहित्य। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटिकाओं की भी रचना की। कादम्बरी के रचयिता कवि बाणभट्ट उनके हर्षवर्धन के मित्रों में से एक थे। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित्र में विस्तार से लिखी। चीन से बेहतर संबंध। महाराज हर्ष ने 641 में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 643 में चीनी सम्राट ने लांग ओआई किंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। लगभग 646 ईस्वी में एक और चीनी दूत मंडल लिन प्याओ एवं वान हेनसेंग के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। तीसरे दूत मंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, वाग्वर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुंधा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। उसका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में की थी। यह केवल थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता के अधीन था। पुष्यभूति समृद्ध राजवंश था और इसने महाराजा धीराज का खिताब प्राप्त किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था, जब उसके भाई राजवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो गौड़ और मालवा के राजाओं का दमन करने निकला था। हर्ष को स्काला टुरपत्था नामक के रूप में भी जाना जाता था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी बहन राजसी को बचाया और एक असफल प्रयास के साथ शशांक की तरफ बढ़ा। अपने दूसरे अभियान में शशांक की मौत के बाद उसने मगध और शशांक के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उसने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। एक बड़ी सेना के साथ हर्षवर्धन ने साम्राज्य को पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तथा हिमालय से नर्मदा नदी के तट तक विस्तृत किया। उसने नर्मदा नदी से आगे भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहा था। उसे बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र में हर्ष की अवधि में एक सफल दस्तावेज के रूप में मौजूद है। चीनी विद्वान हेनसांग, जिसने हर्ष के शासन के दौरान यहाँ का दौरा किया था, की रचनाओं में यह भी हर्ष की अवधि के दौरान के भारत में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही उसके साम्राज्य का भी अंत हो गया। प्रशासन। हर्ष के साम्राज्य में राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग राजा पर खर्चा किया जाता था, दूसरा भाग विद्वानों पर खर्चा किया जाता था, तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा किया जाता था और चौथे भाग को धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। हर्ष के राज्य का दौर करने वाले हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अस्तित्व में थी। इसके अलावा कई मिश्रित और उपजातियों का भी उदय हुआ था। हेनसांग ने अछूत और जातियों के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं मानी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व बौद्ध धर्म के पतन कारण बना था। वैष्णव शैव और जैन धर्म के भी अस्तित्व थे। हर्ष को उदार और धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि की उपज का 6वां हिस्सा होता था। कुछ अन्य बंदरगाहों, घाटों आदि पर लगाए गए थे। शाही भूमि से प्राप्त खदानों और जागीरों से अर्जित शाही खजाना भी राजस्व के स्रोत थे।
महत्वपूर्ण हस्तियाँ। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान दो महत्वपूर्ण हस्तियाँ थीं। पहला, बाणभट्ट हर्ष के दरबार में एक कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, जिसमें उन्होंने विस्तृत जानकारी के साथ हर्ष की शक्ति के उदय तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। यह संस्कृत भाषा में लिखित थी। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। दूसरा है हेनसांग, जो एक चीनी तीर्थयात्री था। उसने भी हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। चीन वापस जाने के बाद उसने शियुकी पश्चिम की दुनिया नामक पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन के साथ साथ हेनसांग ने अपनी पुस्तक में दो अन्य राजाओं, पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का भी प्रशंसा की थी। वह अफगानिस्तान के मध्य एशिया में आया था और उसी मार्ग के मध्य में वापस चला गया। हेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया था और बाद में 9 वर्ष तक ही शिक्षण भी किया था। महत्वपूर्ण तथ्य: हर्षवर्धन सीखने वाले के लिए एक महान संरक्षक था और उसने खुद संस्कृत नाटक नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। उसने कई विश्राम गृहों में अस्पतालों का निर्माण करवाया था। हेनसांग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें 20 राजाओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं और 3000 जैन तथा ब्राह्मणों ने भाग लिया था। हर्ष हर 5 साल के अंत में प्रयाग इलाहाबाद में महामहोत्सव हरिषद नामक एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करता था। यहाँ पर वह दान समारोह आयोजित करता था। हर्षवर्धन ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था, जिनके नाम शाही परिवार के लिए, सोना तथा प्रशासन के लिए, धार्मिक निधि के लिए और गरीबों और बेसहारों के लिए थे। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के पास एक कुशल सरकार थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि वहाँ परिवार पंजीकृत नहीं किए गए थे और कोई बेगार नहीं था, लेकिन नियमित रूप से होने वाली डकैत के बारे में उससे शिकायत थी। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की हार का उल्लेख ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में किया गया है। वह पहला उत्तर भारतीय राजा था जिसे दक्षिण भारतीय राजाओं के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। महत्वपूर्ण घटनाएं: वर्धन वंश की स्थापना 5वीं सदी के अंत या 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ के आसपास नरवर्धन द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ था। हर्ष ने अपनी बहन राजसी को छुड़वाया था, जिसे शशांक ने उसके पति ग्रहवर्मन की हत्या के बाद बंदी बना लिया था। हेनसांग ने 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार का दौरा किया था। हर्ष को 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था। 643 ईस्वी में हेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया था। 647 ईस्वी में हर्ष का निधन हो गया। तो फिलहाल गाइस आज के लिए बस यही इतना। हर्षवर्धन का युग आज पूरा समाप्त हो गया। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।